गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे 28 जनवरी का सेकंड जो शिफ्ट है उसका ऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो बायोमोलिक्यूल जो टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल टॉपिक से पूछा है। उसके अंदर उसने दो लिस्ट दिए। लिस्ट फर्स्ट जो है उसके अंदर उसने सैकराइड्स दिए। लिस्ट सेकंड जो है उसके अंदर कहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है उसके बारे में लिखा है। और नीचे जो है चार ऑप्शन बनाए कि कौन से वाला करेक्टली मैच्ड है। पहला जो दिया है वो दिया है उसने सुक्रोज। अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूं तो सुक्रोज के अंदर आपका ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ये जो है ये थर्ड से मैच होगा, तो अपन ए को मैच करते हैं थर्ड से, तो सिर्फ ऑप्शन फोर्थ जो है वही, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी अपन क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं। माल्टोज जो है, अगर मैं माल्टोज की बात करता हूं तो माल्टोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो होता है C1 ऑफ 1 अल्फा डी ग्लूकोज, 1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर अल्फा डी ग्लूकोज। देखिएगा इधर, देखिए माल्टोज में C1 ऑफ 1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर, तो ये सेकंड के साथ मैच होना चाहिए, तो यस बी के साथ सेकंड मैच किया है। अगला जो थर्ड जो दिया है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज जो है, लैक्टोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज जो है उसका C1 और C4 बीटा डी ग्लूकोज का, तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज मैच होना चाहिए फोर्थ से, तो क्या फोर्थ से मैच हो रहा है? यस। अगला जो डी ऑप्शन दिया है, चार जो दिया है वो दिया है बेटा अमाइलोपेक्टिन। अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करता हूं तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर, अमाइलोपेक्टिन एक्चुअल में जो है आपका पॉलीसैकेराइड का एक हिस्सा है। स्टार्च जो है स्टार्च का कंपोनेंट है। स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द अमाइलोज एंड अनदर वन इज द अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुत सारी यूनिट होती हैं। तो इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, एक तो होगा C1 एंड C4, ये तो नॉर्मल होगा, एंड ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग होगी C1 एंड C6। तो इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज है, तो यस लिंकेज विल बी अल्फा। तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर C1 C4 भी होगा और C1 C6 भी होगा, तो ये मैच करेगा सेकंड के साथ, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें, नेक्स्ट जो आपके पास है एक रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले स्टेप में डाला है HCl। ये रिएक्शन आपकी EAR रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगी। यहां पर बनने वाला कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन होगा वो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा यहां पर जो बनेगा। तो यहां पर आपके पास ये मिथाइल ग्रुप, ये बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो यहां पर आपका Cl जुड़ जाएगा। दिस इज A, तो मेजर प्रोडक्ट है वो A ये होगा। अब इस A के अंदर डाला है AgCN।
ए जो है ए के अंदर क्या डाला है AgCN। अपन जानते हैं AgCN जो है वो CN देगा, लेकिन यहां पर जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी दैट विल बी द नाइट्रोजन साइट। तो यहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये रिएक्शन आपकी एक SN रिएक्शन होगी, और यहां पर ये NC और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज योर प्रोडक्ट बी विच इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट बी जो है, प्रोडक्ट बी पूछ रहा है द प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट बी, तो ये गलत है, ये साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनेगा, ये भी गलत है। अब ये जो ऑप्शन है ये अपने आंसर से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यहां पर ये नहीं हो सकता। आगे देखें, नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट देखें बेटा, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर ए बी और सी जो है, ए बी और सी के बारे में बताना है। देखिएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मेरे को प्रोपाइन दिया है, उस प्रोपाइन के अंदर डाला H2 PD और कार्बन, कोई कंपाउंड मिला A। अब देखिएगा उस फर्दर उस कंपाउंड A का ओजोनोलिसिस किया है, और ये जो ओजोनोलिसिस है दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये जो ओजोनोलिसिस है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। इसका मतलब A जो है, A पक्का कोई एल्कीन होगी। दैट मीन्स यहां पर H2 का सिर्फ एक ही मोल यूज हो रहा है, तो यहां पर A जो होगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोप 1 इन। अब इस A के अंदर डाला बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है O3 फॉलोड बाई, पहले स्टेप में O3, दूसरे स्टेप में ZnH2, ये दोनों ही स्टेप मिला के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का अगर मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखता हूं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर यहां से अपन ये डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां पर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहां, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। दैट मीन्स एक आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, जबकि दूसरा जो आपको मिल रहा होगा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, ये जो है यहां पर एक आपका क्या होगा एसिटल्डिहाइड, और दूसरा जो होगा वो होगा HC डबल बॉन्ड OH। तो एक ही अगर बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पर एल्कीन नहीं है। ऐसे ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन के अंदर कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम का नंबर कम हो गया, या तो A होगा या फिर B। अब देखिएगा इधर देखें, यहां पर जो है B और C, तो B तो सेम दिया है, A भी सेम दिया है, C देखिएगा C इज फॉर्मेल्डिहाइड, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक जो C जो प्रोडक्ट दिया है दैट इज द अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। यहां पर देखें वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बोल रहा है प्राइमरी अमीन डज नॉट गिव्स डाइजोनियम सोल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक मीडियम। ये देखें, अगर मैं सिंपल सी एक प्राइमरी अमीन लेता हूं, एनिलीन ले लिया, इसके अंदर मैंने HNO2 डाला, दैट मीन्स क्या डाला NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है दैट इज द डाइजोनियम सोल्ट। तो वो तो बोल रहा है कि नहीं बनता, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद बोल रहा है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद CHCl3 इन एथेनोलिक KOH फॉर्म्स कार्बाइल अमीन्स। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। एक मिनट, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, कार्बाइल अमीन जो रिएक्शन है, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। और कार्बाइल अमीन जो रिएक्शन है, ये 1 डिग्री अमीन शो करते हैं। 1 डिग्री अमीन जो है, 1 डिग्री अमीन शो करेगा। अगर 1 डिग्री अमीन शो करेगा और 1 डिग्री दोनों आपकी एलिफेटिक भी शो करेंगे और एरोमेटिक भी, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही ये जो है ये शो करेंगे। अब यहां पर ये स्टेटमेंट जो है बी स्टेटमेंट सही है। अगला सेकेंडरी एंड टर्सरी
अमीन ऑल्सो गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि आपकी सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। अगला, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंजबर्ग रिएजेंट। देखिएगा, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और यही आपका क्या है, एक मिनट, यही आपका क्या है, हिंजबर्ग है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। टर्सरी अमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वेरी इजीली, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये क्योंकि 3 डिग्री अमीन आपका हिंजबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बी एंड डी, दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए एंड बी नहीं, डी एंड ई नहीं, बी एंड डी ओनली। तो बी, ये बी और ये डी, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें। अब देखिए, ये जो आपके पास है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन जो है, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखिएगा। ये आपके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर बेटा है मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास ब्रोमीन, यहां पर ये ब्रोमीन और ये आपके पास इथाइल ग्रुप, ये आपके पास इथाइल ग्रुप। इसके अंदर उसने डाला है KOH, ETOH एक्सेस और हीट। मैं जैसे ही इस रिएक्शन को देखता हूं और इस रिएजेंट को स्पेसिफिकली देखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि ये रिएक्शन आपकी एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और मेनली E2 होगी। मेनली क्या होगा, E2 एलिमिनेशन जो है, E2 एलिमिनेशन होगी। सुनिएगा, इधर सुनिए। तो E2 जो एलिमिनेशन है, E2 एलिमिनेशन के अंदर अब एक्सेस दिया है ETOH और KOH। अब यहां पर 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल HBr के निकलेंगे, यहां से ब्रोमीन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से ब्रोमीन निकलेगा। एक मिनट मैं इसको दोबारा ही एक बार करता हूं ना, दोबारा से एक बार करते हैं इसको। इधर देखें, ये जो आपके पास है, ये जैसे ही कलर का, ठीक है, ये जो आपके पास है, ये जो रिएक्टेंट दिया है, इसके अंदर जैसे ही KOH प्लस ETOH एक्सेस दिया है तो ये आपका E2 पाथवे होगा। अब E2 पाथवे, तो एक बार मैं रिएक्टेंट को रीराइट करता हूं, यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। उसके बाद ये जो है, ये मिथाइल ग्रुप दिया है यहां पे, यहां पर ये ब्रोमीन, यहां पर इस साइड ये ब्रोमीन और यहां पर ये आपके पास इथाइल ग्रुप। अब यहां पर ये ब्रोमीन हटेगा, इसकी बीटा पोजीशन जो है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ये ब्रोमीन हटेगा और यहां का हाइड्रोजन हटेगा। तो रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट मिलेगा KOH ETOH एक्सेस और हीट जब किया है तो रिएक्शन के अंदर बनने वाला जो प्रोडक्ट है, तो यहां पर ये बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग, यहां पर आपके पास ये मिथाइल ग्रुप, यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां पर इस साइड एक, यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड और ये आपके पास इथाइल ग्रुप। अब उसने पूछा है मेजर जो प्रोडक्ट है, इस मेजर प्रोडक्ट का IUPAC नेम। तो देखिएगा, ये आपके पास सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी। यहां पर डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है पहले, तो IUPAC नेम होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 नंबर के ऊपर फिनाइल ग्रुप जुड़ा है तो नाम होगा 2 फिनाइल हेप्ट 2,4 डाइइन। देखते हैं इधर, 2 फिनाइल हेप्ट 2, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसने बायोमोलिक्यूल टॉपिक से पूछा है, तो ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है। आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वो बोल रहा है कि इनके अंदर मैंने H+H2O डाला होगा और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कन्वर्जन बताने। स्टार्च जो है, स्टार्च गिव्स गैलेक्टोज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा,
क्योंकि स्टार्च जो है, स्टार्च का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, H+H2O करेंगे, तो आपको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, या ग्लूकोज जो है ग्लूकोज मिलेगा। उसने अल्फा बीटा मेंशन नहीं किया, लेकिन गैलेक्टोज तो नहीं मिलेगा। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। केन शुगर दैट इज सुक्रोज, केन शुगर दैट इज सुक्रोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केन शुगर सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है 1 मोल प्लस 1 मोल मिलेगा फ्रुक्टोज। तो स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज, मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मिल्क शुगर का हाइड्रोलिसिस किया तो मिल्क शुगर से अपने को एक मिलता है बेटा बीटा डी ग्लूकोज एंड अनदर वन विल बी द बीटा डी गैलेक्टोज। उसने बीटा अल्फा मेंशन नहीं किया, तो एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है गैलेक्टोज। तो क्या वो सही दे रहा है? देखते हैं। मिल्क शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अमाइलोपेक्टिन, अब देखिएगा अमाइलोपेक्टिन जो है, अमाइलोपेक्टिन असल में स्टार्च का एक कंपोनेंट है। गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज नहीं मिलता, ग्लूकोज ओनली, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, अमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज, अमाइलोज इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। तो यहां से अमाइलोज जो है, अमाइलोज से आपका सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज भी अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। तो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ई स्टेटमेंट। तो बी, सी एंड ई, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट जो है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट जो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जा रहा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने यहां पर दो स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, एक ये कंपाउंड है, मैं एक बार इसको रीराइट कर लेता हूं, एक ये, और अगला उसने कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा है। और आइसोमेरिक कंपाउंड, आइसोमेरिक कंपाउंड देखने के लिए देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 1 6, ये जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C6H12। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, देखे 3 2 5 1 6 7 7 और 2 आपके 9 9 और 3 12। यस, पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों आपस में एक दूसरे के रिंग चेन टाइप के आइसोमर होंगे, लेकिन उसने रिंग चेन टाइप पूछा ही नहीं कुछ, उसने डायरेक्टली पूछा है क्या आइसोमेरिक है। यस, दीज आर आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ईच अदर। अगला जो है, अगला देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक NH2 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और NH2 है, मतलब NH है। यहाँ पर आपस में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, क्या आपस में आइसोमर है? यस, आइसोमर तो है ये। उसने बोला है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो है, ये मेरा एक 1 डिग्री अमीन है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो ये मेरा एक 2 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उन कंपाउंड का नंबर बताना है फ्रॉम द बिलो व्हेन ट्रीटेड विद हॉट KMnO4 गिव्स बेंजोइक एसिड। देखिएगा बेटा, एरोमेटिक रिंग के अगर यहां पर अल्फा कार्बन एटम के ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या फिर आपके पास एक कम से कम एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हुई, या फिर यहां पर कोई एल्डिहाइडिक टाइप का ग्रुप हो, तब आपके पास क्या होगा, वो बेंजोइक एसिड देता है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसी वाले कंपाउंड को लेता हूं, टोलिन को ही लेता हूं, तो इसके अंदर मैंने KMnO4 डाला, तो KMnO4 डालने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द बेंजोइक एसिड। यहां से मैं डायरेक्टली टिक कर देता हूं कि कौन कौन से कंपाउंड
हॉट KMnO4 के साथ रिएक्ट करने से बेंजोइक एसिड देंगे। यस, ये देगा। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले में, ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी देगा। यहाँ पर दिस कंपाउंड इज क्यूमीन, ये भी देगा। ये नहीं देगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी देगा। ये जो कंपाउंड है ये नहीं देगा। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि इस कार्बन एटम के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं, ये भी देगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं बिल्कुल लास्ट वाले के अंदर, अगर मैंने KMnO4 डाला, देखिएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग एक से ज्यादा है, और बेंजीन रिंग एक से ज्यादा होंगी तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। यहां पर भी आ जाएगा COOH और यहां पर भी आ जाएगा COH, लेकिन ये बेंजोइक एसिड तो है ही नहीं, तो ये भी बेंजोइक एसिड नहीं देगा। ऑक्सीडेशन हो जा रहा होगा हॉट KMnO4 से। अब वो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो आपके बेंजोइक एसिड जो है बेंजोइक एसिड के फॉर्मेशन करते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 5 कहीं ऑप्शन में होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड शिफ्ट जनवरी 28 जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक में पूछे हुए जो भी क्वेश्चंस थे उनका अपन ने आज वीडियो सॉल्यूशन किया, उनका डिस्कशन किया। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो बच्चों, अब अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, जो कि 28 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के पेपर में आए हैं। और स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, इससे पहले अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख लिया। अब अपन जो है क्वेश्चन नंबर 9 से चालू करते हैं। देखने में क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमसे बोला गया है एन आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन starting from point A to coming back to the point A by tracing this path A B C D A as shown in the 3 cases above। तो 3 डायग्राम देखा रखे हैं और उनमें हम किसी आइडियल गैस को जो है ABCDA पाथ से लेकर के जा रहे हैं, साइक्लिक पाथ है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। और हमसे पूछा है कि इन चारों यानी इन तीनों डायग्राम्स में जो है इंटरनल एनर्जी चेंज जो आएगा आइडियल गैस के लिए, उसका रिलेशन क्या होगा, या मतलब किसमें वो ज़्यादा किसमें कम, ऐसे अपन को बताना है। तो एक इतना पढ़ने के बाद में एक पॉइंट बहुत इजीली अपन को स्ट्राइक कर जाता है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शंस में जो चेंज आएगा ओवर द साइक्लिक पाथ वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो चाहे कैसा भी साइक्लिक पाथ हो, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो इक्वल टू 0 होगा। और इसलिए इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाता है कि केस 1 और केस 2 और केस 3 तीनों में ही जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है पेशेंसफुली जो है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने का था, और उसके बाद में एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से ये आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से संबंधित, जिसमें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्टिव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर बोला है यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अपन क्लासिफिकेशन की स्टोरी को ढंग से देखते हैं वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि ये सारी जो स्टोरी इन्होंने लिखी थी, चाहे वो ट्राइएड का लॉ हो, चाहे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो, चाहे लोदरमियर कर्व हो, चाहे इवन मेंडलीव तक की बातें अगर अपन करें, तो इन सब ने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस बनाया था वो एटॉमिक वेट को बनाया था, ना कि एटॉमिक नंबर को। यानी उस टाइम तक तो एटम की स्ट्रक्चर की स्टडी भी नहीं हुई थी, तो इसलिए एटॉमिक नंबर बोल देना यहाँ पर गलत हुआ। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है अरेंज किया था। सिमिलरली लोदरमियर कर्व के लिए भी इन्होंने जो बात बोली है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही बोली है, तो जो कि मैंने अभी बताया कि ये सब के लिए जो बेसिस था वो एटॉमिक मास था, ना कि एटॉमिक नंबर। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट उस हिसाब से गलत हो जाते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ जो पूछा गया है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें बताना है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। निश्चित रूप से ऐसे सवालों को देखते हुए, मतलब या ऐसे सवाल को जब हम सॉल्युबिलिटी बेस्ड जो सवाल होते हैं वो थोड़े से फैक्चुअली हो जाते हैं, और
अब यहाँ पर आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं या फिर उसके अलावा जो कुछ आप थोड़ा सा डेटा ऑब्जर्व करते हो उनसे भी आप एक यहाँ पर जो है क्लू ले सकते हैं। तो हमसे यहाँ पे दो तो सल्फाइड दिए गए हैं, एक सिल्वर का ब्रोमाइड है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चों जनरली आपको क्लासेज में बताया जाता है कि हाइड्रोक्साइड जैसे एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड सारे सॉल्युबल होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में से बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, यानी कैल्शियम बाउंड्री लाइन वाला हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मतलब ठीक ठाक सॉल्युबल उसमें आ गया। मैग्नीशियम या अगर हम बात करें बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड या अदर हाइड्रोक्साइड्स जो भी अदर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स है वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी को लेकर के जो अपन को फैक्ट्स बताए जाते हैं उसी के आधार पर अपन कहीं ना कहीं कह सकते थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो डेफिनेटली इन तीनों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि पीबीएस, एचजीएस यानी सल्फाइडों के बारे में भी हम सॉल्युबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं कि लगभग सभी मेटल्स के सल्फाइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फाइडों को छोड़कर। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा। और फिर पीबीएस और एचजीएस में कैसे मतलब अपन कंपेयर करें, तो ये भी बात अपन को क्वालिटेटिव एनालिसिस में सल्फाइड्स के जब अपन एक तरह से कैटाइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी के आधार पर अपन वहाँ पर जिक्र भी करते हैं कि डिफरेंट मेटल सल्फाइड्स में से HgS एक ऐसा सल्फाइड है जो कंसंट्रेटेड HNO3 में भी नहीं घुलता। मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना कम है कि ये मतलब एक्वारेजिया में ही केवल घुल पाता है। तो उस हिसाब को यानी उस चीज को भी आधार बनाते हुए मतलब यही एक तरीके हैं जिनसे आप क्लू ले सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा और HgS सबसे कम। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ऐसे भी दो ऑप्शंस है यहाँ पर जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाईएस्ट पे है और HgS लोएस्ट पे है। अब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि रिस्क भी ले सकते हैं, यानी रिस्क की काम भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर आप प्रॉपरली थोड़ा सा मन में सही से बातों को सोचते हो कि जो आपने थ्योरी के दौरान सुना था, जो क्लासेस में सुना था, उसमें आपको नॉर्मली बताया जाता है कि भैया मेटल सल्फाइड जो, क्योंकि लेड जो है वो किस में आ गया, लेड जो है वो सेकंड ग्रुप में आ गया कैटाइन का। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें सेकंड ग्रुप में आ जाता है। हालांकि फर्स्ट ग्रुप में भी पढ़ते हैं PbCl2 के रूप में, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में अपन देखते हैं कि इसको PbS सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, क्योंकि PbCl2 जो कि हॉट वाटर में सॉल्यूबल है वो थोड़ा सा और बच करके सेकंड ग्रुप में उसको फिर प्रेसिपिटेट करवाया जाता है। तो वहां सेकंड ग्रुप में हम उन मेटल सल्फाइडों को ही प्रेसिपिटेट करते हैं जिन सल्फाइडों का KSP अत्यंत कम है, यानी बहुत कम है, क्योंकि वहां हम H2S के को भी कॉमन आयन इफेक्ट दे करके थोड़ा सा मामूली सा सल्फाइड आयन दे करके भी और उन सभी मेटल आयंस को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। उनमें Pb भी वन ऑफ देम होता है। तो यहाँ से हम एक मतलब 50-50 वो ले सकते थे। और ये डेफिनेटली आप सही तरफ ही जाते हैं कि यार PbS यानी जो मेटल सल्फाइड्स है उनका KSP अत्यंत कम होता है सिल्वर के हैलाइड्स के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली उस हिसाब से हमारा आंसर बन जाता क्या, सेकंड आंसर बन जाता है कि PbS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और भी कम होगा, यानी AgBr के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो उस टाइप का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अमंग द फॉलोइंग, ठीक है कि नहीं, यानी कि वेनेडियम के 3 ऑक्साइड्स दे रखे हैं। एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि B2O5 को स्पेसिफिकली उन्होंने बोल रखा है कि ये एम्फोटेरिक है और हमें अलग से भी बताए जाते ही हैं ये बातें। तो V2O5 एम्फोटेरिक है और फिर वहीं एनसीईआरटी में मतलब D&F ब्लॉक में ही V2O5 के एसिडिक मीडियम में रिएक्शन और बेसिक मीडियम में रिएक्शन का जिक्र भी किया हुआ है। और हम जानते हैं कि देखो V2O5 जो एम्फोटेरिक है, चाहे वो एसिड के साथ में रिएक्ट करें, चाहे वो बेस के साथ में रिएक्ट करें, एल्कली के साथ में रिएक्ट करें, ठीक है कि नहीं। एसिड बेस रिएक्शंस में नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज नहीं आता है। तो वेनेडियम का जो भी प्रोडक्ट एसिड के साथ रिएक्ट करने पे बनेगा या एल्कली के साथ में रिएक्ट करने पे बनेगा। वैसे अपन देखते हैं कि एसिड से जो है H+ हटने पर एनायन आता है तो ये इसका कैटायन बन जाता है। तो यहाँ तो ये BO2+ बनता है, और जबकि यहाँ केवल एल्कली का जिक्र किया है तो यहाँ ये BO4-3 इस तरह का एनायन बनाएगा, ऑक्सी एनायन बना रहा है यहाँ पे। और इस ऑक्सी एनायन में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरह का सिंपल सवाल है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक लिविंग सेल जो है वो ग्लूकोज का 0.9% वेट बाई वेट सॉल्यूशन रखती है, ठीक है कि नहीं। एंड दिस सेल इज इमर्स्ड इन अनदर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो बच्चों यहाँ सवाल अच्छा ही माना जाएगा और यहाँ पर फिर ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो भी मतलब अच्छे दे रखे हैं। तो अब अपन को ये सारा चीज देखना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया अपन को तुरंत आना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर और समझ रहे हो ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसी से संबंधित है कि दोनों तरफ के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं तो मतलब वहाँ पे ना कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है, यानी नेट फ्लो नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि किसी एक तरफ का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है या ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली ऑस्मोसिस होगा ही, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन पहले ये देख लेते हैं कि 0.9% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन था और अब हमारे पास दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है उसके बारे में हमें वेट बाई वेट नहीं दे रखा और इक्वल मोल फ्रैक्शन दे रखा है। अब मोल फ्रैक्शन से आप वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं, ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है। तो देखो इक्वल मोल फ्रैक्शन तो का मतलब होता है भाई फ्रैक्शन का नेट वैल्यू कितना होता है 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो इक्वल मोल फ्रैक्शन मतलब हाफ हाफ है ना। तो हाफ हाफ मोल फ्रैक्शन, तो हाफ मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, ग्लूकोज का, यानी कि एक्स ग्लूकोज एक तरह से C6H12O6 जो है वो कितना हो गया, हाफ हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाफ मोल ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है 1 मोल सॉल्यूशन में, दैट मीन्स हाफ मोल वाटर में, क्योंकि सॉल्यूट तो ग्लूकोज है ही तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। तो इसका मतलब अपन ने निकाला कि हाफ मोल ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है किसने में, हाफ मोल वाटर में, हाफ मोल H2O में, ठीक है। तो अब अपन यहां से इसका वेट निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू कितना 180, तो ये हो जाएगा कितना 90 ग्राम। और यहां पर इसका वेट निकाल लेंगे हाफ इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा 9 ग्राम। यानी कि अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हम देख रहे हैं कि 90 ग्राम उसमें ग्लूकोज है और 9 ग्राम वाटर है। तो अब मैं ग्लूकोज का परसेंटेज निकालूंगा, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का वेट दैट इज 90 डिवाइडेड बाई टोटल वेट दैट इज 90 प्लस 9, तो 90 अपॉन 99। अब परसेंटेज में निकालना है ऑफ कोर्स, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि ये लगभग कितना हो गया, 90% हो गया, लगभग ये 90% वेट बाई वेट हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर 0.9% ही हमें वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है और हम उसे रख ले रहे हैं हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। अब डेफिनेटली ऑस्मोसिस के दौरान हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का फ्लो होता है ओनली। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनली जो लिविंग सेल है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है और इधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। तो जो सॉल्वेंट है वो लिविंग सेल में ज़्यादा है, तो वो लिविंग सेल से किसकी तरफ जाएगा, जो है उस जो दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का 90% वेट बाई वेट उसकी तरफ जाएगा। ऐसे में जो लिविंग सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। अब अपन ऑप्शंस को 1 बाई 1 पढ़ते हैं। सोज नो चेंज इन वॉल्यूम सिंस सॉल्यूशन इज दिस मच, नो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 0.9% नहीं है बल्कि 90% है। स्वेल्स अप सिंस सॉल्यूशन इज 1% वेट बाई वेट, तो अगेन यहाँ पर भी हमसे कहा गया कि जो सॉल्यूशन है वो 1% वेट बाई वेट है और इसलिए वो स्वेल अप कर जाएगा। पहली बात तो ये परसेंटेज ही मैच नहीं कर रही तो ये गलत हो जाएगा। श्रिंक सिंस सॉल्यूशन इज इतना परसेंट वेट बाई वेट, तो अगेन ये गलत हो जाएगा। एंड श्रिंक सिंस सॉल्यूशन इज दिस मच परसेंटेज। पॉइंट ये है कि बच्चों यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर डेटा देने में गलती हुई है एनटीए से और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चारों ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है हाफ मोल फ्रैक्शन के साथ में उसका तो परसेंटेज वेट बाई वेट कितना आ रहा है, 90% आ रहा है। तो श्रिंक तो करेगा लेकिन जो परसेंटेज दे रखा है इसका अपन को गिवन सॉल्यूशन का वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से कोई भी चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक बैक्टीरियल ग्रोथ की बात की गई है बच्चों।
और बैक्टीरियल ग्रोथ को उन्होंने बोला है कि रेडियो एक्टिव की जैसे काइनेटिक्स ही इसकी देखी जाती है, इज वेरी सिमिलर टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, राइट। लेकिन ग्रोथ हो रही है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स भी होती है और डिके काइनेटिक्स भी होती है। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो फर्स्ट ऑर्डर से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो बताना है कि सही ग्राफ कौन सा होगा। एन एंड एन नॉट को हम मतलब उसी तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे एन नॉट हो गया इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, और एन जो है वो किसी भी टी टाइम के बाद बैक्टीरियाज की संख्या हो गई। तो ये बातें भी मतलब अपन आसानी से मतलब रिलेट कर सकते हैं। और जहाँ पे आप देखते हो कि मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्डर डीके में हमारा डीके के लिए तो कैसा इक्वेशन बनता था, डीके के लिए इक्वेशन बनता था एन टी इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, इस तरीके का बनता था। और ग्रोथ काइनेटिक्स के लिए यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स के लिए यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, एन टी इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर प्लस के टी, यहाँ पे माइनस डिक्रीज करता जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू ये क्या हो गया ई टू द पावर के टी। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये y वेरिएबल हो गया और ये x वेरिएबल हो गया। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ आप सभी को अच्छे से आता है, तो वो ग्राफ हो जाएगा कौन सा, थर्ड वन, ठीक है कि नहीं। तो एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज करता जाएगा, तो इस तरह से ही चूज करना था, तो ये आसान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित सवाल है, और इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को उनके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन से मैच कराना है, और लिस्ट ऑलरेडी मैच करके दे रखी है। सबसे इजी सवाल होने चाहिए, तो बहुत आसानी से, क्योंकि आपको इतनी सारी प्रैक्टिस रहती है इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3 है, कोबाल्ट प्लस 3 है और 3d6 हो गया, ठीक है। और ये वीक फील्ड लिगेंड भी है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम जानते हैं कि T2G और EG में दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। EG का कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर का कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अंदर का ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो केवल बाहर के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर ये थर्ड के साथ में मैच कर जाएगा। ऐसे ही NiCl4-2 के लिए देखें, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है और निकल 2+ है, ठीक है, 3d8 है और वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है कि नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये भी मतलब क्या करेगा, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर ये 2 के साथ में मैच करेगा। सिमिलरली कोबाल्ट प्लस 3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3 वीक फील्ड लिगेंड के साथ था, यहाँ +3 कोबाल्ट +3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इन 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, T2G में पेयरिंग हो जाएगी। EG के 2 ऑर्बिटल खाली पड़े रहेंगे, तो वो हो जाएगा D2sp3, तो ये फर्स्ट के साथ में मैच कर जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये DsP2 और ये स्क्वायर प्लेनर ऑफ कोर्स, तो ये फोर्थ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 2 1 4 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अपन डिफरेंट प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स पढ़ते हैं उनसे लिया गया है। प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, सॉलिड से वेपर लेके गए और वेपर से फिर सॉलिड में उसको कंडेंस करवा लिया। तो इम्प्योरिटीज से हमने पहले उसको वेपराइज करके मतलब वेपर फॉर्म में ले आए, और जो भी हमें प्योर मतलब जो भी सब्सटेंस को अगर सेपरेट करना उसको, और फिर उसे मतलब वेपर फेज से कंडेंस करा करके हमने अलग कंटेनर में प्राप्त कर लिया। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से वेपराइजेशन सब्लिमेशन कहलाता है। अपन जानते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ट्रांजिशन जो करते हैं तो वो सब्लिमेशन टेक्निक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनमें हम पढ़ते हैं एक N+L रूल पढ़ते हैं, जो कि ज़्यादा फेमस होता है। मतलब ऑफकोर्स क्योंकि ज़्यादातर जो एटम्स है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेकिन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उनके लिए हमें बताया जाता है कि जो एनर्जी है वो केवल एंड केवल किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है तो जो एनर्जी का ऑर्डर है 1s
और 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी 2s का जो पहला एक ऑर्बिटल है और 2p के जो तीनों ऑर्बिटल है उनकी एनर्जीज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ऐसे ही 3s बराबर 3p बराबर 3d, यानी कि थर्ड सेल के जितने भी ऑर्बिटल है उन सबकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी केवल एंड केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है और इसलिए एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा। तो अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और इसलिए इनके लिए एनर्जी ऑर्डर केवल एंड केवल किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। n+l रूल यहां नहीं लगेगा। तो ऐसे में अब हमें बताना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस एनर्जी। तो हमको यहां पर नॉट करेक्ट वाले बताने हैं, नॉट करेक्ट वालों का सेट बताना है यहां पे, ठीक है। तो नॉट करेक्ट वालों में अब हम देख रहे हैं कि 1s से ज्यादा 2p की एनर्जी, 2p से ज्यादा 3d की एनर्जी, 3d से ज्यादा 4s की है। चूंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगातार बढ़ रही है तो एनर्जी भी लगातार बढ़ती जाएगी, चाहे ऑर्बिटल कोई सा भी हो, ठीक है कि नहीं है। और इसलिए ये वाला तो करेक्ट हो गया। और यहाँ पे 1s से ज्यादा 2s और 2s और 2p की इक्वल, ठीक है, 3s इक्वल टू 3p, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। 1s से ज्यादा 2s और 2s से ज्यादा 2p, जबकि हम जान रहे हैं कि इन दोनों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो इनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 3d। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिक्रीज कर रही है लेकिन फिर भी एनर्जी क्या करवा दी, इंक्रीज करवा दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे सी और डी गलत वाला जो ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी अगर अपन देखें तो आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स दैट आर येलो इन कलर, दैट आर येलो इन कलर, ठीक है। अब ये सवाल भी क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही है जहां पर हम सल्फाइड्स के कलर वगैरह और इन सब के बारे में सीखते पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फाइड्स अपन को, और ये डायरेक्टली अब अलग अलग ट्रिक द्वारा सब बच्चों को अलग अलग तरीके से याद करवाया जाता ही है। तो यहाँ पे पीबीएस और सीयूएस ये तो ब्लैक हो जाएंगे पक्का ही, ठीक है कि नहीं। और ये जो सेकंड ए के है इनमें ये वाले येलो होते हैं, AS2S3 एंड AS2S5, ये क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। लेकिन अब अमोनियम सल्फाइड के लिए अगर हम देखें तो एक हम सॉल्वेंट वहीं पे यूज करते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो येलो अमोनियम सल्फाइड भी एक्चुअली तो अमोनियम सल्फाइड ही है, ठीक है। तो येलो अमोनियम सल्फाइड को अगर मैं उसको मान के चलता हूं तो ये भी इसमें काउंट होना चाहिए। तो ADE जो है यहाँ पर ऑप्शंस जो है सही रहेंगे। सेकंड ऑप्शन पे ही मैं जाना चाहूंगा, येलो अमोनियम सल्फाइड के को कंसीडर करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड और का एक हमें सॉल्यूशन दे रखा है और आगे बोला है कि उस सॉल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम लें कि उसमें नाइट्रिक एसिड कितना प्रेजेंट हो, 30 ग्राम प्रेजेंट हो। और ये जो सॉल्यूशन है उसका हमें डेंसिटी भी दे रखा है और परसेंटेज मास बाई मास दे रखा है। तो 75% हमारे पास क्या है, वेट बाई वेट HNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसकी डेंसिटी है इतनी, ठीक है। माना कि अपन मान लेते हैं कि BmL मैंने लिया, ठीक है, BmL सॉल्यूशन मैंने लिया, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, V इंटू 1.25 ग्राम पर ml में है तो ये पूरा ग्राम में सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन का मास हो गया ये, ठीक है, सॉल्यूशन का मास हो गया। अब इस सॉल्यूशन में 75% ही हमारे पास HNO3 है तो इसका 75% अपन ने ले लिया और वो इक्वल होना चाहिए 30 ग्राम HNO3 के। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे 25 से कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे सीधा और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे V इंटू 1.25 इक्वल टू 4 इंटू 10, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 40। तो V इज इक्वल टू 40 अपॉन
1.25। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 1.25 से अब यहाँ पे डबल जीरो करके और ये 5 और ये 4 और ठीक है, फिर 5 से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8, 8 4 जा 32। तो 32 ml जो है हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन का लेना चाहिए ताकि हमें उसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसी रिएक्शन का हम रेट लॉ डायरेक्टली स्टोइचोमेट्री के हिसाब से लिख सकते हैं। तो रेट लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1, क्योंकि इनको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द रिएक्शन रेट विल बिकम x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रिएक्शन रेट। तो अगर मैं R1 ये रेट है जहां पर इनके कंसंट्रेशन A1 और B1 है, ठीक है, तो अब मैं देख पा रहा हूं कि जैसे ही मैं वॉल्यूम को क्या करूंगा 1/3 करूंगा, ठीक है, पूरे रिएक्शन मिक्सचर को, तो यहां पर वॉल्यूम अगर हमने 1/3 किया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा सभी का। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए भी 3 टाइम्स हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे में जो रेट 2 है वो चूंकि रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा और ये कंसंट्रेशन 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया और ये भी 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वी हो गया। तो ऐसे में हम देखेंगे कि R2 अपॉन R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स R2 यानी कि जो सेकंड रेट है वो इनिशियल रेट का 9 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर द रिएक्शन रेट विल बिकम x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेट, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा कितना 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखो अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड विस्मिथ एंड सो एंड सो फोर्थ, ये इसका द ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। तो डी पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल हट गया क्योंकि ये इसके पास तो डी होते ही नहीं है। इट ऑल्सो फॉर्म्स हाइड्राइड विच इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ अदर ग्रुप मेंबर दैट फॉर्म डी पाई। अब डी पाई बनाने वाले तो केवल यही है, ठीक है, डी पाई बनाने वाले केवल ये हैं। अब इनमें भी वो एलिमेंट जिसका हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो आपको बताया जाता है कि किसी भी ग्रुप के हाइड्राइडों में बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है और एसिडिक नेचर इंक्रीज करती है। तो बेसिक नेचर क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यानी कि जो टॉप मोस्ट वाला है वही स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, लेकिन हमें देखना किन में से, केवल जो डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं उनमें से। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे PH3 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ इनमें और PH3 स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो उसी एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर बताना है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे करके पूछा तो है एटॉमिक नंबर, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बतानी है हमें और ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके बारे में। अब देखिए अगर अपन D&F ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस को, डेटा को सही से, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से बताना है, तो ये सब पॉसिबल है ओनली उनकी SRP वैल्यूज अगर हमें आइडिया रहे। और इससे पहले भी PYQs जो मतलब अपने सॉल्व किए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनमें भी इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस NTA पूछती रही है। तो वहां से भी हमको ये पहले से ही तैयारी अपन करके रखते हैं कि भाई इनमें से सवाल आएगा तो निश्चित रूप से हमें ये वैल्यूज याद करके ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसी आधार पर अपन यहाँ पर बहुत आसानी से जज कर सकते हैं और अपन को बताया जाता है कि भाई मैग्नीज +3, भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोबाल्ट +3, मैग्नीज +3 एंड Fe3+, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
और इसी ऑर्डर में होता है, मतलब ये 1.97 के करीब होता है, ये 1.54 1.56 के अराउंड होता है और ये 0.77 के अराउंड होता है। तो अब यहाँ दिए गए ऑक्साइड्स में से जिनका SRP हाईएस्ट है वो कौन है, Mn2O3। और Mn2O3 यानी कि मैंगनीज +3, ऑफकोर्स हम जानते हैं कि मैंगनीज को +3 पसंद नहीं है, 3D4 में है वो और Mn+2 में जाएगा, यानी वो रिड्यूस होना चाहेगा तो वो 3D5 में जाकर के स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसे में Mn+3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे होगा, और Mn+3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अब इसके स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा 3D4, और 3D4 में हम जानते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो इनका μs इक्वल टू हो जाएगा कितना, √4 × 4 + 2, so that is like √24, which is approximately equal to 4.8 something, that is नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट इंटीजर होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए वो कितना हो जाएगा, 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखी है गैस, और ये H2O लिक्विड का दे रखा है, और यहाँ पे हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन दे रखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बोला है। थर्मोकेमिस्ट्री का एक सिंपल सा मतलब फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपके सामने है, लेकिन अब इनको इस डेटा को सही से अरेंज करना है। जहाँ पर बेंजीन, हम जानते हैं कि बेंजीन का कंबसन एंथैल्पी दे रखा है, तो C6H6 और प्लस ऑफकोर्स कंबसन के लिए O2 का इस्तेमाल करेंगे अपन, और यहाँ पर बनेगा 6 मोल्स ऑफ CO2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2O, और इसको ऑक्सीजन वाइज भी बैलेंस अपन करवा सकते हैं। हालांकि अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, रेफरेंस एलिमेंट है, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाएगी, तो जिसकी वजह से भले ही उसका इस्तेमाल अपन वैसे फॉर्मूले में करेंगे नहीं। तो अब हम जानते हैं कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो हमें दे रखा है, कंबसन एंथैल्पी मतलब ये -32607 दे रखी है, और हम जानते हैं कि एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज हम कई फार्मूलों से निकाल सकते हैं, जिनमें एक फार्मूला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में होता है कि समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन को सम करेंगे हम, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, दैट इज -393.5, एंड सिमिलरली प्लस हम यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर, दैट इज -286, एंड which is equal to and of course now this is the enthalpy summation of product, right, minus summation of enthalpies of reactants। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो एलिमेंट है तो इसका तो 0 ही होता है बाई कन्वेंशन, और हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ये हमें डिटरमाइन करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूले में हमने सारी चीज़ें पुट कर दी। यहाँ पे डेल्टा RH की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे -3267, यूनिट सबकी एक जैसी ही है, तो इसलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है एग्जैक्ट अपन को आंसर इसका मिल जाएगा, किसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का। तो सिंपल सा सवाल है, मतलब अगर हम कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करें, साइन वगैरह की कोई गलती नहीं करें, और तो ये आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी पैरामैग्नेटिक। काफ़ी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन रहता है कि भाई इसमें से यानी मैग्नेटिक बिहेवियर पर बेस्ड सवाल तो मतलब पक्के से आने ही आने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पैरामैग्नेटिक बताना है, O2 MOT में बताया ही जाता है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक O2 प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई तो पक्का एक न एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लेकिन हम जानते हैं कि CO में सारे पेयर्ड हो जाएंगे। अब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आ गए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निकल +2 और ये 3D8 वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पर EG and T2G जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें 1 2 and 3 4 5 and 6 7 and 8, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये भी एक हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये मतलब पहले जो 5 है वो तो पैरामैग्नेटिक है ही, और ये
टेट्राक्लोराइडोनिक्लेट वाला भी पैरामैग्नेटिक हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट यहाँ पे किस में है, +3 में है, ये 3d6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, T2G EG बनेंगे अब यहाँ पर, और यहाँ पर सबका क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स भी अभी अभी हमने एक मैजदा कॉलम टाइप का सवाल किया था, तो उसमें बिल्कुल ये कि यही मतलब कॉम्प्लेक्सेस थे और उनका भी वहाँ पर भी अपन ने जिक्र किया था, तो उस हिसाब से भी अपन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर Ni2+ और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा पेयरिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये भी नहीं होगा। तो टोटल अगर हम देखें तो ये कितने हो गए, 6 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो गई, 6 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज यहाँ पर होंगी, तो 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइसिस का। Electrolysis of 600 ml aqueous solution of NaCl for 5 minutes changes the pH of the solution to 12. The current in amperes used for the given electrolysis is. बच्चों ये सवाल बहुत मतलब ट्रिकी है, अच्छा है सवाल, ठीक है, पेशेंसफुली अपन को इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है इन्होंने बोला है कि हमारे पास NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन था इनिशियली, और हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद में इसकी जो पीएच है, अब जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवाया तो NaCl के सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, एवरीवन नोज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो कितनी होगी, पीएच 7 होगी। और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच कितनी बता रहे हैं, वो पीएच बता रहे हैं कितनी, 12, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा वो अपन जानते हैं कि यहाँ पे कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, कैथोड पे सोडियम का रिडक्शन नहीं होगा बल्कि वाटर का रिडक्शन होगा, और वाटर का जब रिडक्शन होता है तो हम जानते हैं कि वो कुछ इस प्रकार होता है। वाटर के रिडक्शन की हाफ रिएक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये वाटर के रिडक्शन की हाफ रिएक्शन है। एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पर यहाँ पे Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। यानी पॉइंट ये है कि यहाँ पर पीएच को चेंज करने का काम किस वजह से हो रहा है, मतलब कौन कर रहा है, यहाँ पर इस वजह से हो रहा है कि जो H+ आयंस है वो तो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गए, तो OH- आयंस जो है वो एक्स्ट्रा बचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक होता जा रहा है। ऑफकोर्स बेसिक होता जा रहा है तो पीएच जो है वो 7 से ऊपर होती जाएगी, तो और वो बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई, 12 हो गई, राइट। अब पीएच 12 हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे POH अगर मैं निकालूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये पता करना है कि कितना OH- जो है वहां पे प्रोड्यूस हुआ है, ताकि मैं उससे चार्ज निकाल सकूं, और चार्ज निकाल करके उसको I/T से टाइम मतलब हम करंट निकाल सके। तो POH कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। POH 2 होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना हो गया, 10⁻² मोलर हो गया, 10⁻² मोलर हो गया। यहां कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना था अगर हम देखें तो, क्योंकि पीएच अगर 7 है तो POH भी 7 है, यानी 10⁻⁻7 है, 10⁻�7 से 10⁻² मोलर हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब ये जितना भी यहां पर इंक्रीमेंट आया है ये मेनली मतलब इस इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से आया है, ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁷ तो जो शुरुआत में था वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया उस सेंस में, ठीक है भैया। अब ये तो कंसंट्रेशन है, लेकिन हमें तो मोल के बारे में बात करनी है, मोल से ही बात बनेगी यहाँ पे, तो हमें वॉल्यूम यहाँ पे 600 ml दे रखा है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज ना मानते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं अगर 600 ml से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोल्स या मिली मोल्स, चूंकि मैं मिलीलीटर में ही मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो मिली मोल्स ऑफ OH- प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻² इंटू 600 ml, तो ये हो गए 6 मिलीमोल। यहां पे 6 मिलीमोल ऑफ OH- एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और ये 6 मिलीमोल ऑफ OH- मैं मान के चल रहा हूं कि जो यहाँ पे शुरुआत में NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन था वो लाइक प्योर वाटर की तरह था, और प्योर वाटर में जो भी OH- है उसको मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि 6 मिलीमोल ऑफ OH- मेरे को जो मिला है वो पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस से मिला है। अब यहाँ की स्टोइचोमेट्री कह रही है कि एक जो मोल OH- है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम 1 फैराडे कहते हैं, तो 1 मिलीमोल OH- 1 मिली फैराडे से मिलेगा, तो यहां पर इतने मिली मोल्स जो 6 मिली मोल्स है, तो 6 मिली फैराडे, या यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज अब रिक्वायर्ड होगा, आप कह सकते हो कि 6 × 10⁻³ मोल OH- जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 6 × 10⁻³ मोल इलेक्ट्रॉन से ही प्रोड्यूस हुए होंगे, यानी इतने ही फैराडे चार्ज यहाँ पे पास करवाया गया है, तो इतने फैराडे चार्ज पास करवाया गया है,
तो अब हमारे पास में जो है Q आ गया और Q बराबर I इंटू टी होता है। Q हो गया हमारा कितना 6 इंटू 10⁻³ इंटू 96500। ठीक है, ये कूलाम में हमने कन्वर्ट कर लिया। I जो है हमें एम्पियर में निकालना है और टाइम हमें सेकंड में रखना होता है, तो यहाँ 5 मिनट हमें दे रखी है। 5 मिनट का मतलब हो गया 5 इंटू 60 सेकेंड। तो अब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बच्चों 10⁻³ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 9.65 लिख सकता हूँ और यहाँ से चलिए इसको भी हम 10 से वो कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू एक तरह से आ जाएगा 9.65 डिवाइडेड बाई 5। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जो 5 और यहाँ पर 4 और 5 9 जा 45। ठीक है, और ये 3। तो 1.93 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, 1.93 एम्पियर करंट पास करने पर हमारे को इस तरह का एक चेंज देखने को मिलेगा। हमें नियरेस्ट इंटीजर में इसका जवाब देना था, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 28 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का ये जो पेपर है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये मॉडरेट से थोड़ा सा अपर लेवल का ही है। मतलब काफ़ी अच्छे सवाल इसमें देखने को मिले हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड भी है, जिसमें मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी अगर किसी ने की हुई है तो ही उसका जवाब दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था सॉल्यूशन उस सेकंड शिफ्ट का, 28 की सेकंड शिफ्ट का।